सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं। प्रिंटेड मटेरियल के बिना दुनिया की कल्पना करना हमारे लिए कितना मुश्किल है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो कोई ना कोई प्रिंटेड चीज हमें दिखाई देगी, जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पेंटिंग्स, कैलेंडर्स, डायरीज, एडवर्टीजमेंट्स और सिनेमा के पोस्टर आदि बहुत कुछ दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रिंट के पहले भी एक दुनिया थी और प्रिंट का भी अपना एक इतिहास है। इस चैप्टर में हम प्रिंट के इसी इतिहास को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे यह ईस्ट एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। यहां पर प्रिंट के आने से पहले पुस्तक निर्माण की प्रक्रिया यानी कि बुक मेकिंग का प्रोसेस को दिखाया गया है। यह एग्जाम्पल अखलाके नसीरी से लिया गया है। यह 16th सेंचुरी की एक रॉयल वर्कशॉप है। आप देख सकते हैं कि यहां पर पाठ को पहले बोलकर लिखाया जा रहा है और फिर तस्वीरें बनाई जा रही हैं। उस समय प्रिंट की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं हमारे पास, तो हम लोग ऐसे ही बोल बोल करके लिख लिख करके किताबें बनाते थे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। प्रिंट की सबसे पहली टेक्नोलॉजी चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप हुई थी और यह प्रिंटिंग हैंड प्रिंटिंग होती थी, यानी कि यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चाइना में स्याही लगे काठ के ब्लॉक यानी कि वुड ब्लॉक पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। इस टेक्नोलॉजी को वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी कहते थे। चूंकि उस समय कागज बहुत ज्यादा पतले होते थे तो दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसीलिए पारंपरिक चीनी किताबें एकॉर्डियन शैली में बनाई गई थी। इनमें आपको वन साइडेड प्रिंटिंग ही मिलेगी, दोनों तरफ प्रिंटिंग नहीं मिलेगी। अब यहां पर एक टर्म है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है? ये आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग को कहते हैं। उस समय सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते थे जो कि किताबों की नकल उतारते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना में किताबों की जरूरत क्यों है। उस समय चाइना में एक राजतंत्र चलता था, राजाओं का शासन था और राजाओं का एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हुआ करता था। इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में लोगों को रिक्रूट करने के लिए एक एग्जाम होता था, जिस एग्जाम का नाम था सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। जैसे आज आपके समय में यूपीएससी द्वारा आईएएस का एग्जाम होता है, वैसे ही उस समय भी एक एग्जाम होता था। इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में टेक्स्ट बुक को प्रिंट किया जाता था और 16th सेंचुरी में जब नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने लग गए तो किताबों की मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई छपने की, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी किताबों की। 17th सेंचुरी आते आते अर्बन कल्चर चाइना में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, यानी कि लोग शहरी जीवन की तरफ बढ़ने लगे थे। इसने यूज ऑफ प्रिंट को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड कर दिया। अब प्रिंटेड मटेरियल का यूज करने वाले सिर्फ विद्वान और अधिकारी ही नहीं रहे, व्यापारी लोगों ने भी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए प्रिंटेड मटेरियल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब पढ़ना एक लेजर एक्टिविटी बन गया था, यानी कि शौक बन गया था लोगों का। एक नया पाठक वर्ग डेवलप हो रहा था जिसकी बहुत सारी प्रेफरेंसेस थी, जैसे कि फिक्शनल नैरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस एंड रोमांटिक प्लेज। रिच वुमेन्स यानी कि अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू कर दिया था और उनमें से बहुत सारी महिलाओं ने अपनी पोएट्री और प्लेज को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आई। 19th सेंचुरी के एंड में वेस्टर्न पावर्स द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस का इंपोर्ट भी हुआ, यानी कि इनका आयात किया गया। चाइना का शंघाई शहर हब बन गया था न्यू प्रिंट कल्चर का और हैंड प्रिंटिंग की जगह अब धीरे धीरे मैकेनिकल प्रिंटिंग ने ले ली थी। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक पूरा पूरा शिफ्ट हो गया। पहले लोग हैंड प्रिंटिंग करते थे और अब वो मशीनों से प्रिंटिंग करने लगे हैं, क्योंकि 19th सेंचुरी में वेस्टर्न पावर्स अपने साथ मशीनें लेकर के आई चाइना में और वहां पर पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंट इन जापान। अब हम जापान के बारे में पढ़ेंगे। 768 से 770 ईस्वी के आसपास
चाइना से बुद्धिस्ट मिशनरीज जापान पहुंची और ये अपने साथ प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को लेकर के आए थे, जिसका नाम था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक 868 ईस्वी में छपी थी, जिसका नाम था डायमंड सूत्र। इसमें 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट थे और वुडकट इलस्ट्रेशंस थे, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मौजूद थे, यानी कि चित्र बने हुए थे। आप देख सकते हैं कि आपकी एनसीईआरटी बुक में एक पेज दिया गया है डायमंड सूत्र का। इसके साथ ही जापान में पिक्चर्स को प्रिंट किया जा रहा था टेक्सटाइल्स पर, प्लेइंग कार्ड्स पर और पेपर मनी पर। अगर हम मेडिवेल जापान की बात करें तो यहाँ पर पोएट्स और प्रोज राइटर्स अपनी रचनाओं को रेगुलरली पब्लिश कर रहे थे और बुक जो थी वो बहुत ज्यादा सस्ती और सुलभ हो गई थी। यहाँ पर त्रिपिटक कोरियाना की एक इमेज दी हुई है। ये कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे। इसी के साथ जापान में विजुअल मटेरियल्स की भी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई थी, यानी कि इमेजेस को भी छापा जा रहा था। 18th सेंचुरी के एंड में एदो, जिसे अब हम टोक्यो के नाम से जानते हैं, के शहरी इलाकों की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है। इन सब कारणों से जापान के लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स जो थे वो किताबों से बिल्कुल भर चुके थे, हैंड प्रिंटेड मटेरियल से एकदम भर चुके थे। यहाँ पर आपको बुक्स ऑन वुमेन मिलेंगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर मिलेंगी, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिक्वेट, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस, इन सब टॉपिक्स पर बुक्स बहुत ज्यादा बन रही थी। अब हमें किटागावा उटामारो के बारे में पढ़ना है। किटागावा उटामारो 1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए थे। एदो, जिसे अब टोक्यो कहा जाता है। उतामारो ने उकियो यानी कि तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान किया था, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया है। इनकी छपी हुई प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची और माने, मोने और वॉन गॉग जैसे चित्रकारों को इन्होंने प्रभावित किया था। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक उकियो प्रिंट दिया गया है, ऐसी कुछ इमेजेस होती थी। नेक्स्ट इमेज में हमको एक मॉर्निंग सीन दिखाया गया है। ये एक उकियो प्रिंट है शुनमान कुबो का। ये लेट 18th सेंचुरी में बनाया गया था। टॉपिक नंबर 2 है प्रिंट कम्स टू यूरोप। हमने पुराने चैप्टरों में पढ़ा है कि प्राचीन काल में एक सिल्क रूट हुआ करता था, जिससे चाइना से सिल्क और स्पाइसेस यानी कि मसाले यूरोप जाया करते थे। 11th सेंचुरी में चाइना का कागज भी उसी रास्ते यूरोप पहुंचा। इस पेपर की मदद से यूरोप में मैन्यूस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? ये वो किताबें होती हैं जो हाथों से लिखी जाती हैं। लेकिन अभी भी यूरोप के पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास सिर्फ और सिर्फ कागज थे। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे आई यूरोप में, इसको समझ लीजिए। 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। और हम जानते हैं कि चाइना के पास वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी। तो मार्को पोलो जब चाइना गया तो उसको यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, और यह टेक्नोलॉजी जब वो इटली वापस लौटा तो अपने साथ लेकर के लौटा। इस टेक्नोलॉजी के आने से इटली में भी बुकों का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे यह टेक्नोलॉजी पूरे के पूरे यूरोप में फैल गई। लेकिन अभी भी यूरोप का बहुत सारा ऐसा वर्ग था जिसको एरिस्टोक्रेट बोल सकते हैं, यानी कि यूरोप के अमीर लोग। ये लोग प्रिंटेड बुक्स को सस्ती और अश्लील मानते थे, इसीलिए इनके लिए किताबों के लग्जरी एडिशंस छापे जाते थे, और ये लग्जरी एडिशंस वेलम पर छापे जाते थे। वेलम क्या होता है? वेलम जानवरों के चमड़ों से बने हुए कागज होते हैं। लेकिन जो व्यापारी और विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे वो अभी भी सस्ती प्रिंटेड बुक्स ही खरीदते थे। जैसे जैसे किताबों की डिमांड बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे यूरोप के बुक सेलर्स डिफरेंट कंट्रीज में बुकों को एक्सपोर्ट करने लग गए थे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगते थे। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के प्रोडक्शन के भी नए तरीके सोचे जा रहे थे। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ ही स्क्राइब्स नहीं पाए जाते थे, बल्कि बुक सेलर्स भी अब उन्हें रोजगार देने लगे थे। स्क्राइब्स वो लोग होते थे जो स्किल्ड हैंड राइटर्स होते थे। आमतौर पर एक बुक सेलर के यहाँ 50 से ज्यादा स्क्राइब काम करते थे। यहाँ पर जिग्जी ऑफ कोरिया का एग्जाम्पल दिया गया है।
ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बुक्स हैं जिनको प्रिंट किया गया था मूवेबल मेटल टाइप से। लेकिन किताबों की बढ़ती डिमांड हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स से पूरी नहीं होने वाली थी। इसके पीछे भी कुछ रीजंस थे। कॉपिंग वॉज एन एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। दूसरा रीजन, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, ऑकवर्ड टू हैंडल एंड कुड नॉट बी कैरीड अराउंड और रीड इजीली। यानी कि पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी, उन्हें लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें आती थी और इसी वजह से इनका सर्कुलेशन लिमिटेड था। किताबों की बढ़ती डिमांड के कारण वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पॉपुलर होती जा रही थी। 15th सेंचुरी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। इन सभी बातों से जाहिर है कि बुक्स को छापने के लिए एक बहुत ही तेज और सस्ती प्रिंटिंग टेक्निक की जरूरत थी। ऐसा प्रिंटिंग की एक नई टेक्नोलॉजी के आविष्कार से ही संभव होता, जो 1430 के दशक में स्ट्रैसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। आप यहां पर जोहान गुटेनबर्ग की फोटो भी देख सकते हैं। इन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को 1430s में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। आइए गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस को समझते हैं। गुटेनबर्ग के पिता एक व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ था। वो बचपन से ही वाइन और ऑलिव प्रेसेस की मशीनों को देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर वो एक मास्टर गोल्ड स्मिथ बन गया और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। ऑलिव प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना था और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया था। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपने सिस्टम को परफेक्ट कर लिया था और उसने जो पहली किताब छापी थी उसका नाम था बाइबल। 180 कॉपीज बनाने में उसे 3 साल लग गए थे, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज था। लेकिन यह टेक्नोलॉजी हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई थी। आप यहां पर गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस की इमेज देख सकते हैं। शुरू में ये प्रिंटेड बुक्स एकदम हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स की तरह ही दिखती थी। मेटल लेटर्स जो थे वो हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। इन किताबों के बॉर्डर्स पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्रों को अक्सर पेंट किए जाते थे। जो बुकें अमीरों के लिए बनाई जाती थी उनके बॉर्डर्स खाली छोड़ दिए जाते थे। हर खरीदार अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। 1450 से 1550 तक यूरोप के ज्यादातर देशों में प्रिंटिंग प्रेस लग गए थे। जर्मनी के प्रिंटर दूसरे देश जाकर नए प्रिंटिंग प्रेस खुलवाया करते थे। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस की संख्या बढ़ने लग गई, वैसे वैसे ही बुकों का प्रोडक्शन भी बढ़ने लग गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 15th सेंचुरी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ प्रिंटेड बुक्स आई और यह संख्या 16th सेंचुरी में 20 करोड़ हो गई थी। ये जो शिफ्ट हुआ हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ, इसी को प्रिंट रिवॉल्यूशन बोला जाता है। यानी कि पहले लोग हाथों से प्रिंटिंग करते थे, लेकिन अब वो मशीनों से प्रिंटिंग कर रहे हैं। इसी को हम प्रिंट रिवॉल्यूशन कहेंगे। यहां पर एक पेज दिया गया है गुटेनबर्ग की बाइबल बुक का। यह फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी यूरोप में। यहां पर आपको एक प्रिंटर की वर्कशॉप दिखाई गई है 16th सेंचुरी की। आप यहां पर देख सकते हैं कि सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यहां पर 2 टर्म समझना बहुत जरूरी है। पहला है कंपोजिटर। कंपोजिटर कौन होता है? द पर्सन हु कंपोजेस द टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग। एक ऐसा इंसान जो प्रिंटिंग के लिए टेक्स्ट को कंपोज करता है। दूसरा टर्म है गैली। गैली क्या होता है? ये एक मेटल फ्रेम होता है जिसमें टाइप बिछाकर टेक्स्ट बनाई जाती थी। तो ये था प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर का पार्ट 1। इस पार्ट में हमने 2 हेडिंग्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता रहता हूं।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।